हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुशियारा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बाटकेन रीजन को लेकर के। तो बाटकेन रीजन जो है वो यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। ये जो रीजन है इसको बाटकेन रीजन के नाम से जाना जाता है। और देखो यहाँ पर बॉर्डर शेयर होती है, ये है किर्गिस्तान और ये है तजिकिस्तान। दोनों के बॉर्डर एरिया पर काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। ये जो रीजन है इसको फरगाना वैली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स न्यूज़ में रहती है ना, स्पेसिफिक कोई एरिया, तो उसको लेकर के पूछ लिया जाता है कि एरिया क्यों न्यूज़ में रहा और कौन से स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो बाटकेन रीजन है यहाँ पर नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एनक्लेव्स पाए जाते हैं इस बाटकेन रीजन में, जिसमें कुछ जो हैं वो तजिकिस्तान से रिलेटेड है और कुछ जो है वो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। ओके, तो ये बाटकेन रीजन के जो लोकेशन है वो हमने डिस्कस कर ली। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया है कि प्रेजेंट टाइम में कोविड के नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ केसेज जो हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो इन सब को लेकर के जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा प्रोसीडिंग्स है, वो अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि इस पेंडेमिक के और कोविड-19 के जो केसेज हैं वो दोबारा से हाइक देखने को ना मिले। उनका कहने का मीनिंग अगर हम समझें तो अभी कोविड-19 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमारा जो भी प्रोसीजर है वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारी जो प्रिपेयरनेस है वो उसी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी है कि अभी जो हैंगिंग की जाती है, कैपिटल पनिशमेंट जो दिया जाता है हैंगिंग के थ्रू, इसको हम चेंज करें और इसमें एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आए तो जो कम पेनफुल रह सके। हमने आईपीसी की जो सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें बोला गया था कि कोई भी पर्सन जिसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो उसकी गर्दन से जो है उसको इस तब तक लटकाया जाए, हैंगिंग किया जाए जब तक डेथ ना हो जाए। तो इसको लेकर के पिटीशन डाली गई कि ये जो प्रोसीजर है इसमें इनह्यूमन कंडीशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो कैपिटल पनिशमेंट की बात जो है वो वैसे तो अगर हम बात करें तो जुडिशरी में अलग अलग केसेस में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन जुडिशरी जो है वो चाहती है कि जैसे कि रिव्यू पिटीशन का जो प्रोसीजर है वो जुडिशरी में रखा गया है, और जो आर्टिकल 72 है जो हमारे प्रेसिडेंट को मर्सी की पावर देती है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बेसिस पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास में भी पावर है, मतलब हमारी गवर्नमेंट और जुडिशरी ने इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जो हैंगिंग का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ हम चेंजेस करें, और चेंजेस इस तरीके से करें कि इसके मतलब कैपिटल पनिशमेंट के जो केसेज हैं वो कम से कम देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर दो केसेस की बात की गई है। एक तो बताया गया है बच्चन सिंह केस वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का, जिसमें डेथ पेनल्टी को अपेल्ड किया गया था, लेकिन ये बोला गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में ही डेथ पेनल्टी दी जाए। दूसरा केसेस दीनदयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें जो मेथड है उसको अपहेल्ड किया गया था, और ये बोला गया था बाय रूलिंग दैट हैंगिंग इज एन as painless as possible and causes no greater pain than any other known method। मतलब जो दूसरे मेथड होते हैं उससे काफ़ी पेनलेस जो है ये प्रोसीजर देखने को मिलता है। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 35th रिपोर्ट थी 1967 में, उन्होंने ये माना था कि इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो डेथ दी जाए, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बॉडी में
एक तरीके से फ्लो करके जो है वो डेथ दी जाती है, या फिर गैस चैम्बर में किसी पर्सन को बंद करके डेथ दी जाती है, या लीथल इंजेक्शन जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया, जो यूएस में कैपिटल पनिशमेंट के लिए दिया जाता है। इसमें बहुत सारी ड्रग्स जो है वो एक साथ मिक्स करके, एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स को मिक्स करके इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो पर्सन है उसकी एडवांस डेथ हो सके। तो इसको जो है उन्होंने कम पेनफुल माना था कि ये जो है सम टू बी लेस पेनफुल, लेकिन उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। मतलब लॉ कमीशन ने 1967 में ये बात तो मानी लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, हैंगिंग का जो प्रोसीजर है उसको चेंज करने की कोई बात नहीं बोली है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, तो इसके बारे में देखो इस आर्टिकल में तो क्लियरली ये बोला गया है कि हम चाह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट का जो डिस्कशन होता है, मतलब जो हैंगिंग जो की जाती है उसको रिवर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम डिस्कशन किया जाता है। तो ये जो चेंजिंग करने की जो बात की जा रही है ये उसी डिस्कशन का एक पार्ट है। तो सबसे इजी मेथड ये हो सकता है कि हम जो हैंगिंग जो प्रोसीजर है उसको कम से कम या उसको एक तरीके से एलिमिनेट करें, वो ही जो है वो सबसे कम पेनफुल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आईपीसीसी की जो अभी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट का जो एक प्रोसीजर है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो उसका फाइनल सिंथेसिस जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताया गया है कि देखो 1990 से जब आईपीसीसी की रिपोर्ट आने लगी उसके मतलब आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो फोकस किसके ऊपर किया है, ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च लिंकिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन विद चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, the evidence that human action are nudging the world closer to irreversible catalysm has only grown stronger. ओके, तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा था उसके बारे में बताया गया है। सीधी सी बात यहाँ पर ये बोली गई है इस रिपोर्ट में कि देखो भाई, टेम्परेचर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा ना, ग्रीन हाउस गैस का इसी तरीके से एमिशन होता रहा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से एमिशन हो रहा है उस तरीके से तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के इशू को रेगुलेट करने का सीधा सा प्रोसीजर ये है कि एमिशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को मनी का ट्रांसफर करें ताकि वो अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएँ और फिर जो टेम्परेचर है उसको हाइक ना होने दिया जाए। साथ ही इस रिपोर्ट में एक बात क्लियरली बोली गई है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने फोकस किया था कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर को हम नहीं बढ़ने देंगे, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इरिवर्सिबल कंडीशन आ जाएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें अभी से फोकस करना है और इसके बारे में देखो आज टेक्स्ट पेज पर भी दिया है इस रिपोर्ट के बारे में, तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि किन किन पॉइंट्स को जो है और इवेल्युएट करने की हमें ज़रूरत है। तो इंडिया देखो फोकस कर ही रहा है, इंडिया ने इसको वेलकम किया है इस इनिशिएटिव को। इंडिया ने इस बात को लेकर के बोला है कि हमारे जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो इशू है तो कि जो एमिशन है वो कम से कम हो सके। हम एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि एमिशन जो है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी देखो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से रिवाइवल कर दिया। स्पेसिफिक जो कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट है वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। इसके बेसिस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मींस एनडीए गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लेवल पर ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है। राइटर का यहाँ पर ये बोलना है, कुछ डाटा यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। राइटर ने ये बोला है कि अगर हम क्लास 4th एम्प्लॉय की गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो बेसिक मंथली इनकम है 25,000 और 2022 की जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई उसमें ये बोला गया कि पूरी पॉपुलेशन का 50%, बॉटम से अगर हम 50% को माने ना तो उनकी इनकम है 4,468 रुपीज़ पर मंथ। ओके, दूसरा अगर हम मिडिल इनकम की बात करें तो मिडिल इनकम देखने को मिलती है 14,000 के लगभग सैलरी, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर बताया गया है
कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी जो है मतलब टोटल 90% पॉपुलेशन से जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आप ये मानिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी जो है वो ज़्यादा है, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है काफ़ी कम है। दूसरा यहाँ पर बात की गई है पेंशन की। मिनिमम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन है वो 9,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पर्सन काम करते हैं या ओल्ड पर्सन है उनको सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है। तो मैक्सिमम स्टेट्स में हम देखते हैं 14 स्टेट्स में जो है वो अमाउंट 500 रुपीज़ पर मंथ है, और दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में जो है वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ भी है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो काफ़ी कम है। तो अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आते हैं, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में ये डिसीजन लिया गया कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनके मनी को कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए उनकी जॉब के टाइम में ही, ताकि वो ही मनी उनको एज ए रिटर्न जो है वो पेंशन के रूप में एक फिक्स क्राइटेरिया जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जैसे जैसे जितनी आपकी लास्ट मंथ सैलरी थी उसका 50% जो है वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। फिर जैसे जैसे पे कमीशन इम्प्लीमेंट होते थे तो जो पेंशन है वो भी हाइक होती जाती थी। ओके, तो इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो बर्डन है, उस स्टेट के ऊपर ज़्यादा आता था। तो एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से देखने को मिला, लेकिन जब से दोबारा से एक पॉलिटिकल बेसिस पर ये दोबारा से री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओके, तो बेसिक इश्यू यही है, बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉय को प्रॉफिट देने के लिए, ओके, जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। टैक्स का जो पैसा है उसको हम इस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जो है ना उसके साथ में जस्टिस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम इक्वल तरीके से यूज करें, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिकल बेसिस पर ड्राइव ये एजेंडा होना चाहिए। हमारे कंट्री को हमारी जो पुअर्टी, न्यूट्रिशन और 5 एज से कम के जो बच्चे हैं, मतलब बिलो 5 ईयर एज पॉपुलेशन के जो चिल्ड्रन हैं, एज के जो चिल्ड्रन हैं, उनकी जो डेथ रेट है, इन सब के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको रिवाइवल स्टेज में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट है वो टीबी को एलिमिनेशन को लेकर के है। राइटर ने यहाँ पर बताया है कि 1993 से टीबी के ऊपर फोकस किया गया, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2001 में जापान में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ और एक फंड बनाया गया, और ये फंड जो है वो एड्स, टीबी, मलेरिया इनसे फाइट करने के लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अभी जो है G20 की मीटिंग हेडशिप जो है वो इंडिया के पास में है, और G7 ग्रुप की मीटिंग जो हेडशिप है वो जापान के पास में है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम इंटरमिंगल करें कि इंडिया, और देखो इंडिया ने भी अपने लेवल पर टीबी को एलिमिनेट करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की है, तो इंडिया और जापान दोनों के बीच में जो है वो कंट्रीज़ को लेकर के रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। तो इन सबको हम इंटरमिंगल करके जो भी इशू है उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करें। दोनों कंट्री जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो हेडशिप है उसको रिप्रेजेंट करें, और उसके बेसिस पर टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो फोकस किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं कि दोनों कंट्री जो हैं वो अपनी चेयरमैनशिप के टाइम में इस इश्यू को, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के बताया गया है कि टाइम के साथ में हमें और अच्छा प्रोसीजर जो है वो इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तीसरा यहाँ पर बात की गई है कि डायग्नोसिस जो प्रोसीजर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर जो प्रेजेंट टाइम में डायग्नोसिस किया जा रहा है टीबी का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इन सब को फोकस करते हुए टीबी का एलिमिनेशन का जो टारगेट है 2030 उसको हम अचीव अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेक्स्ट पेज पर है। तो देखो फ्रांस में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो
एक तरीके से जो उनकी एज थी, पहले जो पेंशन एज थी 62 एज थी, अब 64 कर दिया गया है। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो देखो गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि वहाँ के जो पर्सन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब नए न्यू कमर्स जो हैं वो जॉब में कम आ रहे हैं और एजिंग पॉपुलेशन जो है वो जॉब में ज़्यादा है। तो उन्हीं पर्सन को कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो एक लंबे टाइम तक बन सके और वो जॉब में अपना पार्टिसिपेशन जो है वो एक लंबे टाइम तक देखने को मिल सके, तो इसके बेसिस पर ये प्रॉफिट जो है उनको देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आईपीसी से रिपोर्ट को लेकर के है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है। और इस रिपोर्ट में एक बात पे फोकस किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दे, उस पैसे का यूज़ किया जाए क्लाइमेट चेंज इशू को टैकल करने के लिए। दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाएंगी। तो हमें इन सब के ऊपर फोकस करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज इफेक्ट होंगे, पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट होगा और एक बेहतरीन जो लाइफ जो है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं रह पाएगी। तो वे एड में यही बताया गया है कि एमिशन जो है वो कम करना चाहिए, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको हमें रिवर्ट करना है और हमें इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जिससे टेम्परेचर जो एमिशन जो है वो कम से कम हो सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पेज पर जो आर्टिकल है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने शारदा पीठ, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है ना, आप सभी को पता है कि इंडिया का जो मैप आपने देखा होगा तो इस तरीके से इंडिया का मैप है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रूलर हरी सिंह यहाँ पर रूल करते थे 1947 के टाइम में। तो इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो पाकिस्तान जब अलग बना तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी यहाँ पर भेज दी। तो इस तरीके से जो रीजन है वो पीओ की रीजन है। तो यहाँ पर लोकेटेड है शारदा पीठ। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर 2019 में हमने लॉन्च किया था उसी तरीके से यहाँ पर शारदा पीठ कॉरिडोर हम लेकर के आएंगे, क्योंकि ये हिंदू डिविटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं। तो यहाँ पर लोग आ सकें इसलिए जो है इस तरीके की कॉरिडोर जो है वो हम एस्टेब्लिश करेंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है? ये कॉरिडोर जो है वो सिख कम्युनिटी की दो इम्पोर्टेंट श्राइन, एक है डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान, इन दोनों को कनेक्टिविटी दी गई है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। इसके थ्रू जो है जो भी पिलग्रिम्स है वो यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो इसी तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो शारदा पीठ को दी जाएगी और इससे जो हमारा आर्किटेक्चर है वो दोबारा रिवाइवल स्टेज में आएगा। दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बिल्किस बानो जो केस है उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है कि स्पेशल बेंच जो है वो इस केस को सुनेगी। स्पेशल बेंच जो है इस केस को सुनेगी। बिल्किस बानो केस आप सभी को पता है कि जो गुजरात राइट्स हुए थे 2002 में, उस टाइम में बिल्किस बानो ये जो वुमेन है इनके खिलाफ में कुछ एट्रोसिटीज़ और गैंगरेप जो है वो देखने को मिला था। उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जो है वो लाइफ सेंटेंस यहाँ पर प्रिजनमेंट में दी गई थी। लेकिन 1992 की गुजरात स्टेट की जो प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए जो है इनको रिलीज कर दिया गया। तो देखो ये एक हीनियस क्राइम था और ये बोला जाता है कि हीनियस क्राइम में जो है ये अर्ली रिलीज जो है ना, एक तरीके से मर्सी पिटीशन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनको जो है उनका अर्ली रिलीज नहीं किया जाएगा। वो पर्सन जो है वो कैपेबल है और दोबारा से इस तरीके के केसेस में वो शामिल हो सकते हैं, तो उनका रिलीज जो है वो नहीं होना चाहिए। इससे दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में एक तरीके से जो रेप को टारगेट करते हुए जो बहुत सारे केसेस को सुना जाता है, अगर रेप केसेस में इस तरीके से अर्ली रिलीज देखने को मिला तो एक जो फियर जो है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के वो नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ये भी इशू था कि इस केस की सुनवाई जो है वो बॉम्बे में की गई थी और फिर इसके बेसिस पर जब रिलीज जो है, जब सुनवाई कहीं और की गई किसी और स्टेट में, तो रिलीज पॉलिसी जो है वो गुजरात की यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों की गई। दूसरा यहाँ पर यह भी इशू था कि जो भी रिलीज पॉलिसी में मतलब जो डिस्कस करना था कि इनका अर्ली रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसमें पॉलिटिकल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो इसके बेसिस पर जो है ये रिव्यू पिटीशन किए जाने की ज़रूरत है कि उनका जो अर्ली रिलीज किया गया है उन पर्सन का वो गलत तरीके से किया गया है और इसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। ओके,
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो देखो, इंडियन आर्मी जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि 50 ईयर्स बिफोर जो है वो डिसीजन लिया गया था कि जो भी मिलेट्स प्रोवाइड किए जाते थे इंडियन आर्मी को एज ए फूड, अब वो व्हीट फ्लोर से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। तो अब ये डिसाइड किया गया है कि इंडियन आर्मी को जो राशन दिया जाता है सोल्जर्स को, उसमें 25% जो है वो मिलेट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो एक तरीके से एक तो जो सोल्जर है वो अपना रीजनल फूड जो है उसको कंज्यूम कर पाएंगे, और 2023 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो डिक्लेयर किया है और इंडिया ने इसको लेकर के फोकस किया था, उस टारगेट को भी अचीव करने में हम बेनिफिट रहेंगे। और इस तरीके से देखो, हमने कुछ चीज़ इनिशिएट की और इंडिया अपने अपने लेवल पर उसको जो है वो फोकस करने की कोशिश कर रही है। यही तो पॉइंट होते हैं ना, जो किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी नए इनिशिएटिव को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इंडियन आर्मी का अच्छा इनिशिएटिव है। हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मिलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इससे जो है वो काफ़ी अच्छे से फोकस हो पाएगा। और साथ ही साथ में पीडीएस सिस्टम, मिड डे मील स्कीम, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सब के थ्रू जो है अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करें तो मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो और अच्छे से हो पाएगा। लेकिन बेसिक हमने पहले भी इसको लेकर के आर्टिकल डिस्कस किया कि रिजल्ट सबसे अच्छा तभी देखने को मिलेगा जब जो है वो गवर्नमेंट इसको लेकर के मार्केट अच्छे से डेवलप करे, तो और मिलेट्स का जो एक हाई रेट पर जो सोल जो है वो हाई रेट पर देखने को मिले, तभी फार्मर्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज डिक्लेयर करने के लिए जो पिटीशन डाली गई है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग से सुनेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।